So, welcome again to this particular session. In the last session, we have had a discussion with respect to all those things which we discussed in the first session. करेक्ट? तो बेटे स्टैंडर्ड में जो चीज़ें दी थी और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने आपको फर्स्ट सेशन में दी थी, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। सेकंड सेशन में हमने उसके बारे में लिखा, थर्ड सेशन में भी हम उसके बारे में लिखेंगे। हम बात कर रहे थे कि एक्विजिशन मेथड यूज होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग के लिए। उसके अंदर 4 स्टेप है और 4 स्टेप, चौथा स्टेप हम कर रहे थे, मेजरमेंट ऑफ एफोर मेंशन आइटम शेल बी एट फेयर वैल्यू। करेक्ट? ये मैंने आपको बताया था मेजरमेंट प्रिंसिपल का जहां तक सवाल है। लेकिन अब कहने के लिए तुम इसको 5वां स्टेप कर लो या अलग पॉइंट कर लो या इसी के अंदर कर लो। चलो इसी के अंदर हम कर लेते हैं। मेजरमेंट प्रिंसिपल के ना और रिकग्नाइजेशन के कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन, अब जो एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शन टू, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एक्सेप्शन टू रिकग्नाइजेशन प्रिंसिपल। स्टेप नंबर 3 में हमने रिकग्नाइजेशन की बात करी थी, 4th में हमने बात करी थी मेजरमेंट की। करेक्ट? अब मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा एक्सेप्शन टू रिकग्नाइजेशन प्रिंसिपल। रिकग्नाइजेशन का मतलब है क्या हम उस एसेट और लायबिलिटी को लिखें या ना लिखें। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। करेक्ट? अब जितने भी एसेट और लायबिलिटी हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, और मैं ये बता भी चुका हूं स्टेप नंबर 4 के मुताबिक कि हम फेयर वैल्यू पे करते हैं। लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूं वो रिकग्नाइजेशन प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। करेक्ट? 4th स्टेप के अंदर ही अब इसको आप चलो 5वां स्टेप कर लेते हैं। अकाउंटिंग के बारे में ही बात चल रही है तो क्या करें। लास्ट सेशन में, लास्ट की बात नहीं, जब फर्स्ट सेशन में मैंने आपसे चर्चा करी थी तो मैंने आपको बताया था कि बहुत से एसेट और लायबिलिटी हैं जिनको रिकग्नाइजेशन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें आपको याद होगा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कंटिंजेंट लायबिलिटीज का। मैंने आपको ये बताने की भी कोशिश करी थी कि कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है वो एक्सेप्शन क्यों है रिकग्नाइजेशन का। क्योंकि नॉर्मली, एक सेकंड के लिए, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, मैंने कहा नॉर्मल अकाउंटेंसी ये कहती है या इंड AS 37 ये कहता है, इंड AS 37 के मुताबिक कंटिंजेंट लायबिलिटी कब रिकग्नाइज होगी? जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो। ये इंड AS 37 के बारे में बात कर रहा हूं जिसका ताल्लुक कंटिंजेंट एसेट लायबिलिटीज से है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो, तब हम कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकग्नाइज करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब है मोर लाइकली देन नॉट। लॉजिकली हम कंटिंजेंट लायबिलिटी तब रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन ये अपवाद क्यों है रिकग्नाइजेशन प्रिंसिपल का? क्योंकि यहां पर इंड AS के मुताबिक अंडर इंड AS 103, इंड AS 103 जिसका कि ताल्लुक बिजनेस कॉम्बिनेशन से है, हम कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकग्नाइज करेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स और नॉट। इसलिए ये जो है अपवाद है। समझ में आया? अंडर इंड AS 103 कंटिंजेंट लायबिलिटीज शेल बी रिकग्नाइज्ड, शेल बी रिकग्नाइज्ड। हम उसको रिकग्नाइज करेंगे। क्यों करेंगे ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। शेल बी रिकग्नाइज्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो या ना हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ probability is irrespective of outflow of funds or not। तो इसलिए ये अपवाद है। पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि रिकग्नाइज करेंगे। करेक्ट? नंबर 1, irrespective of the fact whether there is probability of outflow of funds or not, we are going to recognize it. That is why it is exception to the recognition principle। उसके बाद एक और एक्सेप्शन है। ये जो एक्सेप्शन है रिकग्नाइजेशन की भी है और मेजरमेंट की भी है। एक्सेप्शन
to recognition, exception to recognition and measurement, correct? And measurement. एक सेकेंड, recognition and measurement, ये जो है एक्सेप्शन है दोनों के लिए, यानी कि पहले तो इसके अंदर आइटम कौन से हैं? इसके अंदर आइटम स्टैंडर्ड के मुताबिक है, एक तो इनकम टैक्सेस, दूसरा है एम्प्लॉय बेनिफिट्स, और तीसरा है इंडिम्निफिकेशन एसेट। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में इंडिम्निफिकेशन एसेट्स के बारे में बताया, हालांकि इसकी चर्चा हम बाद में भी करेंगे। इंडिम्निफिकेशन एसेट, करेक्ट? अब उसने कहा है कि देयर इज एन एक्सेप्शन टू रिकग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट। इनके रिकग्नाइजेशन की भी एक्सेप्शन है और मेजरमेंट की भी एक्सेप्शन है। किस सेंस में है, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। बेटे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि शैल बी रिकग्नाइज्ड, हम इसको रिकग्नाइज करेंगे। नॉर्मली ये आइटम रिकग्नाइज नहीं करे जाते, इसलिए ये एक्सेप्शन है, शैल बी रिकग्नाइज्ड। एक तो मैंने ये बताने की कोशिश करी कि ये रिकग्नाइजेशन का अपवाद क्यों है, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं आपका बिजनेस ले रहा हूं तो आपकी ये तीनों चीज़ों को मैं रिकग्नाइज नहीं करूंगा, लेकिन इंड AS 103 के तहत अगर मैं आपका बिजनेस लेता हूं, उसका कंट्रोल में लेता हूं, तो मैं इनको रिकग्नाइज करूंगा। इसलिए ये रिकग्नाइजेशन का मैंने कहा अपवाद हो गया। अब मेजरमेंट का किस सेंस में है, क्योंकि नॉर्मली मैंने बताया कि हम जितने भी आइटम्स हैं जो एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर करते हैं उनको फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं, तो इनकी जो रिकग्नाइजेशन होगी ना वो फेयर वैल्यू पे नहीं होगी। शैल नॉट बी रिकग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू, शैल नॉट बी रिकग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू। इनकी रूल्स दूसरे हैं। शैल नॉट बी रिकग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू, इसका मतलब इनकी जो वैल्यूज हैं हम उन्हीं पर रिकग्नाइज करेंगे, इनको हम फेयर वैल्यू पर रिकग्नाइज नहीं करेंगे। इसलिए कहा गया है कि इट इज एन एक्सेप्शन टू बोथ रिकग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट। पहले ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा एक पॉइंट और है जिसकी चर्चा मैंने फर्स्ट सेशन में नहीं करी थी, करेक्ट? पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 का ये भी अभी एक्सेप्शन से ही डील करता है, लेकिन ये जो एक्सेप्शन है, देखो एक तो एक्सेप्शन है रिकग्नाइजेशन की, कुछ ऐसे आइटम हैं जो अपवाद हैं रिकग्नाइजेशन और मेजरमेंट दोनों के, और ये है एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन टू मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये सिर्फ मेजरमेंट की है। तो एटलीस्ट अब आपकी समझ में इतना आ जाना चाहिए कि अगर ये मेजरमेंट की है तो इसका मतलब है इनकी वैल्यूएशन जो होगी वो फेयर वैल्यू पे नहीं होगी। एक्सेप्शन टू मेजरमेंट प्रिंसिपल। कौन से ये आइटम है? पॉइंट ये, हालांकि इनकी चर्चा हम अलग से करेंगे, अभी मैं सिर्फ लिखा रहा हूं री एक्वायर्ड, क्योंकि इन पर मैंने ना अलग से क्वेश्चन बनाए हुए हैं अलग सेक्शन में। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तब आपको इनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। री एक्वायर्ड राइट्स, री एक्वायर्ड राइट्स का मतलब है जैसे मैंने आपको पेटेंट दिया हुआ है 10 साल के लिए, लेकिन 4 साल के बाद मैंने वो राइट आपसे ले लिया, तो वो राइट जो मैंने आपको दिया था री एक्वायर कर लिया। मैंने कोई फ्रेंचाइजी दी थी, उसी को मैंने टेक ओवर कर लिया, अपना ही राइट मैंने वापस ले लिया। ये री एक्वायर्ड राइट्स है। इसी तरह से शेयर बेस्ड पेमेंट, ये तो चैप्टर ही अलग है,
तो इसके बारे में मैं अभी क्या बताऊं, आपको मालूम ही है। शेयर बेस्ड पेमेंट जो कि IFRS 2 या इंड AS 102 के तहत हम पढ़ेंगे। शेयर बेस्ड पेमेंट्स, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। बेटे एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, इसके लिए अलग इंड AS है, इंड AS 105। अब क्या लिखा है, एक्सेप्शन टू मेजरमेंट प्रिंसिपल। सपोज मैंने आपकी एंटिटी को टेक ओवर करा, आपकी एंटिटी का कंट्रोल मेरे पास आ गया, करेक्ट। आपके कुछ रीएक्वायर्ड राइट्स थे, शेयर बेस्ड पेमेंट थे जो अब हमने टेक ओवर कर ली। आपके एसेट्स हेल्ड फॉर सेल थे, कुछ एसेट ऐसे थे क्योंकि बैलेंस शीट में जो एसेट हेल्ड फॉर सेल लिखे होते हैं उनको अलग से दिखाना पड़ता है, वो भी हमने टेक ओवर कर लिए। अब पॉइंट ये है कि इनके मेजरमेंट कैसे होगी। तो ये मैंने बताया कि ये मेजरमेंट प्रिंसिपल जो है उसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ही है शेल नॉट बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। इसका मतलब है हम इनको फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं करेंगे। शेल नॉट बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। जिस वैल्यू पे आपने लिखा हुआ है अपनी बुक्स पे, मैं उसी पे इनको मेजर करूंगा। हालांकि इनके बारे में कुछ और भी फाइनल पॉइंट्स हैं, करेक्ट। तो अकाउंटिंग करते वक्त बेटे हमें इतनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने जो ये स्टार्ट करा था, मैं तो खुद ही भूल गया कहाँ कौन सा पॉइंट हमारा चल रहा था। ये तो फिलहाल एक्विजिशन के हमने अंदर स्टेप लिख रहे थे, यानी कि अकाउंटिंग के तहत लिख रहे थे, करेक्ट। तो अब अकाउंटिंग के तहत ही एक और स्टेप हो गया, अकाउंटिंग के तहत एक और स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप है रिकग्नाइजेशन ऑफ, बल्कि रिकग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट ऑफ गुडविल। अब मैं मेजरमेंट लिख दूं यहाँ पर, मेजरमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे मेजर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ गुडविल। मैंने बताया था इस पर ना आपको छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं काम है। मेजरमेंट ऑफ गुडविल और बारगेन, गेन ऑन बारगेन परचेस, बारगेन परचेस गेन, ऐसे लिख दिया मैंने। वैसे तुम लिख लो गेन ऑन बारगेन परचेस, करेक्ट। अब गुडविल कैसे कंप्यूट करते हैं जरा ध्यान से देखें। गुडविल को कंप्यूट करने के लिए मुझे दो स्टेप चाहिए। एक तो मैं ये देखूंगा कि मैंने कितना कंसिडरेशन दिया है, कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड। बी, फिर मैं ये देखूंगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बहुत से बच्चों को ना ये फॉर्मूला ही समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिखा होता है तो कई बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। हालांकि इसमें एक तीसरी चीज़ भी आती है, लेकिन अभी मैं वो लिखा करके ना आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी आप मान के चल लो कि हम गुडविल ऐसे कंप्यूट करेंगे। क्या हम 99.99% ऐसे ही कंप्यूट करेंगे। ये जो चीज़ें मैंने आपको दी हैं, एक तो मैं इनका टोटल कर लूँगा, इसको मैं ब्रॉडली ए बोल देता हूँ। फिर बी, कैपिटल बी। फिर मैं ये देखूंगा कि आपसे मुझे नेट एसेट्स कितने मिले, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट। Net identifiable asset acquired and liabilities assumed. सपोज आपके नेट एसेट 10 लाख के हैं, लायबिलिटी 3 लाख की है, तो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट एक्वायर्ड कितने हो गए, 7 लाख हो गए। अब ध्यान दें, इफ
अगर ए की फिगर ग्रेटर देन बी है, यानी कि दिस इज बिगर देन दिस, तब तो इसका मतलब है आपने पैसा ज़्यादा दिया, आपके पास माल कम आया, इसका मतलब आपको लॉस है, इसलिए इसको हम गुडविल बोलेंगे, क्योंकि गुडविल का मतलब कैपिटल लॉस ही होता है। समझ में आ गया? कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल है इसमें? इफ बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए का मतलब है कि आपके पास एसेट ज़्यादा आए, आपने कंसिडरेशन कम दिया, तो इसका मतलब ये कैपिटल रिजर्व है। अब जिसको कि आजकल हम इंडियस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, डेट इज गेन ऑन बार्गेन परचेस, गेन ऑन बार्गेन परचेस। गेन ऑन बार्गेन परचेस। समझने की कोशिश करें। सपोज ये एंटिटी ए है, एंटिटी ए एंटिटी बी के बिजनेस को टेक ओवर कर रही है, कंट्रोल ले लिया इन्होंने। एंटिटी ए ने 70% स्टेक्स एंटिटी बी में एक्वायर कर लिए, तो इसका मतलब ए इज एक्वायरर एंड बी इज एक्वायरी कंपनी, करेक्ट? जिस दिन हमने स्टेक्स एक्वायर करे, फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स, नेट आइडेंटिफाइबल बी लिमिटेड के नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स जो थे, सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं 5 लाख के थे। देखो ये फेयर वैल्यू मैंने बताई, हो सकता है इनकी बुक वैल्यू 3 लाख हो या 6 लाख हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हम ये देखेंगे फेयर वैल्यू कितनी है जिस दिन हमने एक्वायर करा, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब मान लेते हैं कि जो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड 70% स्टेक्स एक्वायर कर रही है। फॉर एक्वायरिंग 70% स्टेक्स, ए लिमिटेड जो कंसिडरेशन दे रही है, कंसिडरेशन क्योंकि इंडियस कहता है कंसिडरेशन भी फेयर वैल्यू पे नापना है, तो मैं मान लेता हूं कि जो कंसिडरेशन हम दे रहे हैं उसकी जो फेयर वैल्यू है, मान लेते हैं कि 6 लाख की है, 6 लाख की है, करेक्ट? उसके अलावा अब ध्यान से सुने, मैंने ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 70% शेयर खरीदे। इसका मतलब अब जो ये एंटिटी बी है, ध्यान से सुनना है, अब ये जो एंटिटी बी है ये आपके कंट्रोल में है, क्योंकि इसके 70% शेयर्स आपने खरीद लिए, लेकिन 30% शेयर्स तो आपने नहीं खरीदे ना भाई। 30% शेयर आपने थोड़ी खरीदे, आपने नहीं खरीदे। इसका मतलब बी लिमिटेड के जितने भी एसेट और लायबिलिटी हैं, टेक्निकली उसमें 70% आपका शेयर है और 30% ये क्या माना जाएगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, क्योंकि इतना इंटरेस्ट आप कंट्रोल नहीं कर रहे। भाई एक आदमी को मैंने 30,000 रुपये दे दे, मैं या तो उसको 30,000 रुपये दे दूं, या मैं उसको ऐसे कह दूं, भाई मैंने को 30,000 रुपये दे दे हैं, तू ऐसा कर ले, मेरे बिजनेस के प्रॉफिट में 30,000 ले जा। बात एक ही है या नहीं है? मैंने 30,000 देने के बजाय मैंने कहा मेरे प्रॉफिट का 30,000 रुपीज़ तू ले जा, बात एक ही है। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, एंटिटी बी अब हमारे कंट्रोल में है तो सही, और एंटिटी बी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए मैंने क्या करा, ध्यान से सुने। अब ये पॉइंट जरा समझने वाला है। मैंने कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, हालांकि बाद में जब गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तब मैं पूरा लिखूंगा, अभी मैं इससे समझा रहा हूं। मैंने कंसिडरेशन कितना पे करा, सर आपने कंसिडरेशन जो पे करा उसकी फेयर वैल्यू 6 लाख है, गुड। मैंने 6 लाख रुपए का कंसिडरेशन पे करा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मैंने कहा कि हम, जब मैं आपको गुडविल कंप्यूट करना सिखा रहा था या सिखा रहा हूं, तो मैंने बताया कि यहां पर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हम लिखते हैं या स्टैंडर्ड लिख देता है,
बच्चों को समझ ही नहीं आता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या है। बाबा समझें, आप एंटिटी बी को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह कंट्रोल में नहीं ले पा रहे हैं। 70% कंट्रोल हासिल करने के लिए आपने 6 लाख रुपए दिए, करेक्ट। इसका मतलब जो एंटिटी बी है उसमें उसके जितने भी एसेट और लायबिलिटी हैं 70% पर तो आपका अधिकार है, लेकिन 30% पर अभी भी अधिकार उन 30% शेयर होल्डर का है, जिसको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर बोलेंगे, जो शेयर अभी भी आपके पास नहीं है एंटिटी बी के। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है, हम मान लेते हैं कि जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर है, करेक्ट, जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर है, उनकी जो फेयर वैल्यू है, यानी कि उनके पास जो शेयर हैं उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 3 लाख है। उनके पास जितने भी शेयर है, यानी कि अगर मैं, ये 3 लाख का मतलब भी क्या है, अगर एंटिटी ए इन शेयर होल्डर से, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, इन शेयर होल्डर से इनके शेयर भी खरीद ले आज, तो पूरे 100% शेयर हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन उनके शेयर खरीदने के लिए हमें 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो मैं जो ये बता रहा था, इसका मतलब क्या समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि मैं 6 लाख डायरेक्टली एंटिटी बी को दे रहा हूं, क्योंकि मैंने उसके एसेट और लायबिलिटी ले ली, अब सारे एसेट और लायबिलिटी ले ली, लेकिन सारे एसेट और लायबिलिटी में इतने तक का हिस्सा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर का है, 30% हिस्सा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर का है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर है उनका हिस्सा 3 लाख रुपए का है। जैसे कि मैं बता रहा था, मैंने एक आदमी को 30,000 रुपए देने, मैं या तो 30,000 कैश दे दूं या उसको बोलूं मेरे प्रॉफिट में से 30,000 ले जा। यानी कि इनडायरेक्टली जो ये अमाउंट है वो क्या शो कर रहा है कि इतना अमाउंट हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर को देते अगर हम ये पूरा बिजनेस लेते। यानी कि इस बिजनेस पे कंट्रोल स्थापित करने के लिए डायरेक्टली मुझे 6 लाख देने पड़े। अब आप यूं मान करके चलें कि 3 लाख इनडायरेक्टली आपको देने पड़े। इसलिए स्टैंडर्ड कहता है कि ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को भी आप कंसिडरेशन का ही हिस्सा माने। इसका मतलब टोटल कंसिडरेशन तो हो गया आपका 9 लाख। अब मैंने कहा कि आप इसमें से क्या करेंगे, लेस। बी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए IFA लिख दिया। नेट आइडेंटिफाइबल एसेट की फेयर वैल्यू मैंने आपको बताई 5 लाख की है। ये जो 5 लाख आपने माइनस करा, इसका मतलब A इज ग्रेटर देन B। इसका मतलब 9 लाख एक तरीके से आपको देने पड़े और 4 लाख आपकी गुडविल है, क्योंकि 5 लाख का सामान आया, 4 लाख का आपको कैपिटल लॉस हो गया, ये गुडविल मानी जाएगी। तो गुडविल कंप्यूट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें कोई क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाएगा, करेक्ट। वैसे स्टैंडर्ड ने अगला स्टेप पता है क्या लिखा है, बारगेन परचेज। अब बारगेन परचेज तो मैंने आपको लिखा ही दिया, लेकिन फिर भी ये स्टेप नंबर हमारा जो चल रहा है 9, बारगेन परचेज। मैं बता ही चुका हूं बारगेन परचेज। बारगेन परचेज का मतलब है बारगेनिंग करके परचेज कर लेना और उसमें हमें गेन होता है। मैंने आपको बताया था कि बारगेन परचेज लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। यह पॉसिबल तभी हो सकता है जब एंटिटी किसी दबाव में हो। लॉजिकली बारगेन परचेज इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं? मैंने आपको फर्स्ट सेशन की जब मैंने क्लास ली थी, मैंने तब भी बताया था, अगर आपके बिजनेस की वैल्यू 10 लाख है, आप उसे 9 लाख पे थोड़ी बेचोगे, कोई नहीं बेचेगा, आप 10 लाख से ज्यादा पर ही बेचोगे। लेकिन आप 9 लाख पे कब बेच सकते हो? जब आपकी कोई गहरी मजबूरी है, कोई दबाव है, कोई कंपल्सन है। तो लॉजिकली बारगेन परचेज इज नॉट पॉसिबल। बारगेन परचेज बेटे पॉसिबल नहीं है। बारगेन परचेज इज नॉट पॉसिबल। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन however in rare circumstances
when selling entity या एक्वायरी, वैसे सेलिंग लिखना ठीक नहीं है, सेलिंग एक्वायरी लिख देता हूं मैं, सेलिंग एक्वायरी एंटिटी इज अंडर कंपल्सन, अगर वो किसी दबाव में है, कंपल्सन है, जिसको हम बिजनेस की लैंग्वेज में फोर्स्ड सेल कहते हैं, करेक्ट, इज अंडर कंपल्सन देन बार्गेन परचेज इज पॉसिबल। तो तब बार्गेन परचेज पॉसिबल होगा। बार्गेन परचेज का मतलब है बार्गेनिंग कर करके उन, आपके बिजनेस की वैल्यू 10 लाख है, मैं खरीदने वाला हूं, मैंने कहा भाई 9 लाख में देते हो, दो, नहीं तो नहीं, अब आपको जरूरत है आप दे दोगे, देन बार्गेन परचेज इज पॉसिबल। तो तब बार्गेन परचेज जो है पॉसिबल है, इसमें हमें गेन होगा। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आना चाहिए, करेक्ट। जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो कंसीडरेशन वर्ड आपको बार बार फेस करना पड़ेगा। कंसीडरेशन का मतलब आपको मालूम ही है, मैंने कई बार बता दिया है आपको पहले से भी, लेकिन मालूम ही है। कंसीडरेशन वो अमाउंट है जो आप देंगे एक्वायरी को, नो डाउट अबाउट इट। अब ये मैं नहीं लिखाऊंगा, ये सभी को मालूम है। मेन पॉइंट जो मुझे लिखाना है वो ये कि कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। हालांकि ये भी मैं आपको बता चुका हूं, कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड, जो कंसीडरेशन आप ट्रांसफर करेंगे, कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इन ए बिजनेस कॉम्बिनेशन, शीट आ नहीं रही है, जस्ट मैं ऐसे कर लेता हूं, इन ए बिजनेस कॉम्बिनेशन शेल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, शेल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। ये मैंने अभी अभी कुछ लम्हा पहले भी आपको बताया था, मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। एक और पॉइंट मुझे बताना है, वो ये कि जो कंसिडरेशन आप ट्रांसफर करेंगे, तो कंसिडरेशन आप किसी भी रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, करेक्ट। किसी भी रूप का मतलब है फॉर्म्स ऑफ कंसिडरेशन, आप जरूरी नहीं है कि कैश ही दें, फॉर्म्स ऑफ कंसिडरेशन, आपकी कंसिडरेशन की कोई भी मोड ऑफ पेमेंट हो सकती है। फॉर्म्स ऑफ कंसिडरेशन जैसे कि आप कैश दे सकते हैं, ऑफ कोर्स, आप अदर एसेट्स दे सकते हैं। आपने 10 लाख रुपए देने हैं एक्वायरी को, तो या तो आप 10 लाख का कैश दे दें, या 3 लाख कैश दे दें, 2 लाख कुछ अदर एसेट्स दे दें, और तो और आप अपनी कंपनी, कोई अपनी कंपनी दे सकते हैं, कोई अपना बिजनेस भी दे सकते हैं। समझ में आया? अपनी कोई सब्सिडियरी भी दे सकते हैं, स्टैंडर्ड अलाउ करता है। इसका मतलब है जो कंसिडरेशन में ट्रांसफर कर रहा हूं वो जरूरी नहीं है मैं कैश में करूं, या शेयर कैपिटल दे सकते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, आप किसी भी रूप में पेमेंट कर सकते हैं। यहां तक कि आप वारंट्स भी दे, ऑप्शन और वारंट्स भी दे सकते हैं, जो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़े हैं। नहीं भी पढ़े हैं तो इंड AS 109, 107 और 32 में पढ़ोगे। हमने उसमें 39 लेक्चर्स लिए इंड AS 107, 109 और 32 को करने के लिए, और तकरीबन 85 या 100 हमने इन क्लास सॉल्यूशंस उसमें करी हैं। खैर एनीवे, पॉइंट पहले ये समझते हैं कि कंसीडरेशन से संबंधित चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, करेक्ट। ये चीजें करने के बाद, ये तो अकाउंटिंग की बात चली रही थी। हालांकि मैंने लास्ट सेशन, जब लास्ट सेशन मेरे मुंह से निकल रहा है, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट सेशन में, जब मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन करा था, उसमें आपको याद है मैंने आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस की बात भी करी थी। बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड
business combination achieved in stages. मेरे को ये क्लास ज़रा रोकनी पड़ेगी। अब इसको मैं नेक्स्ट सेशन में वैसे भी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लो, मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है, बाहर कुछ लोग वेट कर रहे हैं, उनको भी और स्टाफ को भी। ठीक है, तो इस सेशन को फ़िलहाल मैं यहीं रोक रहा हूँ। अभी नेक्स्ट सेशन में भी हम थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे क्वेश्चंस पर। करेक्ट?